हेलो एंड वेलकम टू द आईएस एकेडमी। आज है तारीख 19 अप्रैल और शुरू करते हैं प्लिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को लेकर है। अब ये न्यूज में क्यों है? दरअसल इंडिया पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को होस्ट करने वाला है। ये जो समिट होगी ये दिल्ली में होगी। ये अपने टाइप की पहली ऐसी समिट होगी और जिसको फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट किया जा रहा है, क्योंकि इंडिया ही लैंड ऑफ बुद्धिज्म माना जाता है, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज में ये स्प्रेड हुआ है। तो इसी वजह से ये न्यूज में है और यूपीएससी इस पर क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी हर बार आपके प्लेन से क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ पर आपको ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट को लेकर आपको बेसिक फैक्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है इसको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है? इसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन इसे आयोजित करेगी। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन क्या है? तो ये एक बॉडी है जो 2013 में बनाई गई थी। ये एक टाइप का कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिस है, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में मिलकर यहाँ पे डिस्कशन करते हैं और कॉपरेशन देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। ये फैक्ट में याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और ये 2013 से शुरू हुई थी। तो अभी जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट हो रही है इसका एम क्या है? तो बेसिकली इसका जो थीम है वो ये है कि रिस्पॉन्स टू कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस, फिलोसॉफी टू प्रैक्टिस। तो मतलब जो फिलोसफी है, बुद्धिस्ट फिलोसफी, उसको कैसे हम यूज करें कि जो हमारे कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस हैं उसे काउंटर किया जा सके। जैसे कि जो वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है, तो बुद्धिस्ट फिलोसफी से हम उस सिचुएशन को कैसे डील कर सकते हैं। कंज्यूमरिज्म है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। क्लाइमेट चेंज है उसको हम कैसे डील करेंगे बुद्धिस्ट फिलोसफी से। तो जो बुद्धा की फिलोसफी है उसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, ये इसका थीम है। तो इसी प्रॉब्लम्स को, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी, कॉन्फ्लिक्ट, इन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए ये सारे बुद्धिस्ट के जो मॉन्क्स है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपस में बैठ के डिस्कशन करेंगे। इसमें 170 डेलीगेट्स आएंगे डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे कि मैक्सिको, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, जापान। बट यहाँ पर चाइना ने अभी तक ये नहीं बताया कि वो अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो इन्विटेशन भेजा जाता है वो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन की तरफ से भेजा जाता है, और ये जो इन्विटेशन भेजती है ये गवर्नमेंट को नहीं भेजती है, ये इंस्टीट्यूशन को भेजती है। तो चाइना से अभी तक कोई अटेंड करेगा नहीं करेगा इस पर कोई क्लैरिटी नहीं आई है, और दलाई लामा का भी ड्यू टू हेल्थ इशू शायद वो अटेंड नहीं करेंगे। तो ये समिट न्यूज़ में है और क्वेश्चन आने की संभावना इसकी ज़्यादा है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर हम बुद्धिज्म की बात करें तो इसके फाउंडर किसके माना जाता है? सिद्धार्थ गौतम। तो बुद्धिज्म में थ्री ज्वेल्स किसे बोला जाता है? बुद्धा, धम्मा और संगा को। और बुद्धिज्म में चार नोबल ट्रुथ बोले जाते हैं। पहला, देयर इज अ सफरिंग, मतलब दुख है, इस बात को पहचानना। दूसरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, कॉज है। तीसरा, कि ये दुख होते हैं ये खत्म हो सकते हैं, और जो एट फोल्ड पाथ है उसकी मदद से आप इस दुख को खत्म कर सकते हो। तो ये चार नोबल ट्रुथ है। तो जो एट फोल्ड पाथ है ये क्या है? इसमें सबसे पहले तो राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट एस्पिरेशन होना चाहिए, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, और राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एट फोल्ड पाथ जो है आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तीन भागों में डिवाइडेड है। हमारा राइट विजडम होना चाहिए, हमें एथिकल डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, और मेडिटेटिव ट्रेनिंग पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये आपको याद रखने हैं इसका बेसिक फैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन इससे यूजुअली यूपीएससी पूछती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ G7 क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग को लेकर है। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये कहाँ पे हुई थी? ये जापान के सप्पोरो सिटी में ये मीटिंग हुई थी, और इसमें G7 कंट्रीज के जो क्लाइमेट और इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स थे उन्होंने अटेंड किया था। साथ ही साथ कई देशों को इन्विटेशन आया था, जिसमें इंडिया के भी इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो थे उन्होंने ये मीटिंग अटेंड करी थी। इस वजह से ये हमारे यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया है। तो ये जो G7 की समिट हुई थी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्रीज की, इसके आउटकम्स क्या निकले? तो इसका जो मेजर आउटकम ये निकला है कि जो हमारे पावर ग्रिड्स होते हैं उसे डीकार्बनाइज करना, मतलब जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं वो जितना हो सके वो रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड होना चाहिए, ना कि कोल बेस्ड होना चाहिए। और इसका टारगेट ये रखा गया है कि 2035 तक हमें हमारे पावर ग्रिड्स को डीकार्बनाइज करना है। बेसिकली ये जो टारगेट है ये G7 कंट्रीज के लिए बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली जो हाल ही में जो रिपोर्ट आई थी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी की रिपोर्ट जो आई थी, उसमें ये बोला था कि अगर आपको पेरिस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमारे जो वर्ल्ड टेम्परेचर को 1.5 डिग्री रखना है अर्थ के, तो उसके लिए आपको 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको 43% रिड्यूस करना होगा, और 2035 तक 60% आपको ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करना होगा। तब जाके आप पेरिस डील के जो ऑब्जेक्टिव को, जो गोल को आप अचीव कर सकते हो। और सोलर एंड विंड एनर्जी के लिए भी कुछ टारगेट सेट किए हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी से 1000 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करना है बाय 2030, और 150 गीगावाट जनरेट करनी है विंड पावर से फ्रॉम ऑफशोर प्लेटफॉर्म। तो ये दो मेजर गोल सेट किए हैं G7 क्लाइमेट मिनिस्टर्स ने अपने लिए।
अब यहाँ पर आपसे G7 के बारे में पूछा जा सकता है। तो बेसिकली G7 बनी कब थी? ये 1975 में बनी थी। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो पीरियडिकली मिलती है टाइम टू टाइम। और पहले ये G8 कंट्रीज हुआ करती थी, बट 2014 में जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था यूक्रेन के, तब G8 से रशिया को निकाल दिया और ये G7 बन गया। और अभी फिलहाल G7 में कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान। अगर इसमें रशिया को ऐड कर लेंगे तो ये G8 हो जाएगा। और G20 कब बनेगा? जब इसमें टर्की, यूरोपियन यूनियन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, मेक्सिको, चाइना, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि तीनों ही न्यूज़ में है और तीनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है। बेसिकली G20 या G7 के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर G7 के बारे में एक फैक्ट ये पता होना चाहिए कि कोई ये ऑफिशियल एंटिटी नहीं है, मतलब इसका कोई लेजिस्लेटिव या अथॉरिटेटिव पावर नहीं इनके पास कि जो भी पॉलिसी डिसाइड करते हैं उसको ये इन्फोर्स करा सके। तो ये बेसिक फैक्ट G7 के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जियोथर्मल प्लांट को लेकर है। अब ये जियोथर्मल प्लांट न्यूज़ में क्यों है? दरअसल भारत अपना सेकंड जियोथर्मल प्लांट कहाँ सेटअप करने वाला है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये जो जियोथर्मल प्लांट बनाया जाएगा ये चाइना बॉर्डर के काफ़ी पास में रहेगा। और इससे पहले इंडिया ने जो लद्दाख की जो पूगा वैली है वहाँ पर अपना पहला जियोथर्मल प्लांट लगाया था। तो ये इंडिया का दूसरा जियोथर्मल प्लांट होगा। तो यूपीएससी आपसे जियोथर्मल प्लांट को लेकर क्वेश्चन पूछ सकती है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जो जियोथर्मल प्लांट है ये जियोथर्मल एनर्जी के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है कि जब आप अर्थ की हीट को यूज़ करते हो टरबाइन घुमाने के लिए, तब ऐसी एनर्जी को जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। होता क्या है, दरअसल अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। खासकर जब मेग्मा से जो हीट निकलती है तो उसके बाद कई जगह ऐसे रिजर्वायर बन जाते हैं, हीट के रिजर्वायर। और ये स्लोली स्लोली जो अर्थ के सरफेस पे है वहाँ पर ये लीक करते हैं। जैसा कि हमने लद्दाख की पूगा वाली में देखा था कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पाई गई थी कि अगर आप पानी का बर्तन रख दोगे ना तो वो अपने आप ही उबलने लगता था। तो वो हीट दरअसल लीक हो रही होती है। तो इसका मतलब कि उस जमीन के नीचे हीट का एक रिजर्वायर है। तो जियोथर्मल एनर्जी में होता क्या है कि सीरीज ऑफ वेल्स डाली जाती है और वहाँ से उस हीट को बाहर निकाला जाता है। और उस हीट का यूज़ करके जो पानी है उसे इवेपोराइज करके स्टीम बनाया जाता है और फिर उस स्टीम से टरबाइन घुमाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। अब इसका प्लस पॉइंट ये है, जो जियोथर्मल एनर्जी है ये एक टाइप की रिन्यूएबल एनर्जी ही है। क्यों? क्योंकि ये कभी डिप्लीट नहीं हो सकती, 24/7 इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें ना ही सीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है, ना ही ये डे नाइट पे डिपेंडेंट है जैसा कि सोलर एनर्जी। सिर्फ आप डे टाइम में ही सोलर एनर्जी को यूज़ कर सकते हो। जैसे विंड एनर्जी है उसमें आप सिर्फ जब विंड चलेगी तभी आप उसका यूज़ कर सकते हो। बट जियोथर्मल एनर्जी में आप जो हीट है उसको 24/7 एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। और इसका जो एक एडवांटेज ये भी है कि जो जियोथर्मल एनर्जी है ये इसकी लो कॉस्ट है और साल भर इसको ऑपरेट करने की जो कैपेसिटी है वो जियोथर्मल एनर्जी को एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अगर जियोथर्मल एनर्जी को देखें तो ये सबसे ज़्यादा आइसलैंड, एल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड, केन्या और फिलीपींस में इसका ज़्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलता है। अगर इंडिया में देखें तो इंडिया का पोटेंशियल माना जाता है 10 गीगावाट ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। और गवर्नमेंट जियोथर्मल एनर्जी को पुश करने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग का भी विचार कर रही है ताकि ऐसे प्रोजेक्ट को और बढ़ावा दिया जा सके। बट इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि हाई अपफ्रंट कॉस्ट, क्योंकि शुरुआत में जो प्लांट को स्टैब्लिश करने में काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जाता है। जैसे कि 30 करोड़ पर मेगावाट का ये में कॉस्ट लग जाती है, इनिशियल कॉस्ट। फिर दूसरा है लेक ऑफ लोड सेंटर एंड पावर इवेक्यूएशन फैसिलिटी, क्योंकि जैसे लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। इस वजह से जो लोड सेंटर होते हैं, जो पावर इवेक्यूएशन फैसिलिटी होती है वो इन प्लांट से काफ़ी दूर होती है। तीसरा है हाई रिस्क इन्वॉल्वमेंट एक्सप्लोरेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये अर्थ के अंदर का जो हीट रिजर्वायर है वहां से अगर आप हीट निकाल रहे हो तो ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। इस वजह से ये काफ़ी रिस्की माना जाता है। तो ये बेसिक फैक्ट हमें जियोथर्मल प्लांट को लेकर पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है? दरअसल नासा का एक लूसी मिशन है जिसने अपने हाई रेजोल्यूशन लोरी कैमरा का यूज़ करते हुए ट्रोजन एस्टेरॉइड्स की कुछ तस्वीरें खींची है। अब ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जुपिटर के ऑर्बिट्स में पाए जाते हैं। दरअसल ये दो टाइप के एस्टेरॉइड होते हैं, पहला ग्रीक्स और दूसरा ट्रोजन। तो जो जुपिटर के आगे जो ऑर्बिट कर रहा होता है उसे ग्रीक एस्टेरॉइड बोला जाता है और जो जुपिटर के पीछे होता है उसे ट्रोजन एस्टेरॉइड बोला जाता है। तो ये जुपिटर आप देख पा रहे हो, ये इसका ऑर्बिट है। तो ये जो आप आगे इसके एस्टेरॉइड देख पा रहे हो ये ग्रीक एस्टेरॉइड है और जो जुपिटर के पीछे है वो ट्रोजन एस्टेरॉइड बोला जाता है इसे, जिसकी हाल ही में लूसी मिशन के लोरी कैमरा ने इसके तस्वीरें खींची है। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए? दरअसल ये जो एस्टेरॉइड्स हैं, ट्रोजन एस्टेरॉइड, ये माना जाता है कि जब सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन हुआ था
तब से उस टाइम के ये एंशियंट रेमनेंट्स हैं, तो उस समय ये बनने शुरू हुए थे, ये ट्रोजन एस्टेरॉइड। तो अगर हम इनकी स्टडी करेंगे तो हमें आइडिया मिलेगा कि हमारे जो प्लेनेट्स हैं वो बने कैसे थे, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। अब अगर क्वेश्चन आपसे लूसी मिशन के बारे में आता है, तो ये 12 ईयर लॉन्ग सोलर पावर मिशन है, जो कि 8 एस्टेरॉइड्स को ये स्टडी करेगा, और ये लोग टोटल 6 बिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करेगा, ताकि हम यंग सोलर सिस्टम के बारे में जान सके, जब इसका ओरिजिन हुआ था। और इसका मेन एम ये भी है कि जो एस्टेरॉइड्स हैं उनका कंपोजिशन क्या है। और ये लूसी मिशन पहला ऐसा मिशन है जो ट्रोजन एस्टेरॉइड को बहुत क्लोजली स्टडी करेगा। और एक फैक्ट ये भी याद रखना होगा कि जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट होता है ये मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, और ये जो ट्रोजन एस्टेरॉइड्स होते हैं ये जुपिटर के ऑर्बिट में पाए जाते हैं। एस्टेरॉइड्स बेसिकली होते क्या हैं, ये एक टाइप के रॉकी प्लेनेट होते हैं, मतलब बहुत छोटे स्मॉल के साइज के होते हैं, बट ये इतने बड़े नहीं होते कि इनको प्लेनेट का दर्जा दिया जाए। तो ये छोटे साइज के होते हैं, इस वजह से इन्हें एस्टेरॉइड बोला जाता है। ये रॉकी नेचर के होते हैं, और जब इनका कुछ टुकड़े गिल के धरती में आते हैं तब इन्हें मीटेरॉइड भी बोला जाता है। तो ये एस्टेरॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ टॉक मकाक मंकी को लेकर है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, दरअसल ये जो टॉक मकाक मंकी पाए जाते हैं ये श्रीलंका में एंडेमिक स्पीशी हैं, ठीक है। तो श्रीलंका क्या कर रहा है, इन 1 लाख टॉक मकाक को चाइना भेज रहा है ताकि उसके बदले में उन्हें कुछ पैसे मिल सके। बट इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है, जो कि जो बंदर पाए जाते हैं टॉक मकाक, ये श्रीलंका में जो एग्रीकल्चर जो फार्म होते हैं उनको नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे हमारे देश में जो नील गाय होती है, ठीक है, वो हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाती है, वैसे ही श्रीलंका में टॉक मकाक जो मंकी है ये श्रीलंका के फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि ऐसे 1 लाख टॉक मकाक जो बंदर हैं वो चाइना भेजेंगे। बट इसका विरोध हो रहा है। विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि माना ही जाता है कि जो चाइना के जो लोग होते हैं वो ऐसे वाइल्ड लाइफ फूड को प्रीफर करते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट होते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं कि ये 1 लाख मंकीज को मार दिया जाएगा और उनको खाने में यूज़ किया जाएगा, कुछ मेडिसिन में यूज़ किया जाएगा, जो कि एथिकली काफ़ी गलत है। तो ऐसा श्रीलंका को नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर हमें टॉक मकाक मंकी के बारे में पता होना चाहिए। तो ये एक टाइप के रेडिश ब्राउन कलर ओल्ड वर्ल्ड मंकी हैं, जो कि श्रीलंका में पाए जाते हैं। श्रीलंका में ये एंडेमिक है, श्रीलंका के एंडेमिक स्पेशीज हैं, और इन्हें रिलेवा या रिलावा भी बोला जाता है। और अगर इनके साइज की बात करें तो मेल्स जो होते हैं वो फीमेल मंकी से थोड़े लार्ज होते हैं, और जो मेल्स होते हैं मेल मंकी उनमें लार्जर कैनाइन टीथ पाया जाता है। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड है, मतलब इनकी संख्या गिर रही है, कम हो रही है। तो श्रीलंका की इस तरह चाइना को टॉक मकाक मंकी को भेजना गलत है, इन्वायरमेंटली और एथिकली दोनों तरीके से। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2019 के प्लेन से पूछा था। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफ गार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो कौन सा आर्टिकल आपको ये राइट प्रोवाइड करता है कि आप अपनी मर्जी से किसी भी व्यक्ति से शादी कर सकते हैं। तो ये जो राइट हमें मिलता है आर्टिकल 21 में, राइट टू लिव विद डिग्निटी। तो इसमें आपका ये राइट भी आता है कि आप अपनी मर्जी से किसी से भी शादी कर सकते हैं। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।